पहले वाली क्लास में हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस किए हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स 12.3, 12.4 टू 12.5। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने किए हैं। इस क्लास में हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट है छोटा सा। हमने बात की थी रजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होती है सिर्फ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होती है। अब जो अच्छे मेटल्स हैं, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है और हीट भी। तो इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही लो होती है, लो रजिस्टिविटी, बहुत ही ज्यादा लो रजिस्टिविटी होती है मेटल्स के केस में। ऐसे ही अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स की जो रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। रबड़ हुआ या ग्लास हुआ, इनकी रजिस्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर इतनी होती है इनकी रजिस्टिविटी। और जो मेटल्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी है 10⁻8 से लेकर 10⁻6 ओम मीटर। तो ये मेटल्स की रेंज होती है, इंसुलेटर्स की रेंज होती है। अगर हम बात करें मेटल्स के अलॉय, एलॉय क्या होता है, ALLOY, एलॉय। एलॉय होता है मेटल्स और मेटल का मिक्सचर या मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर। मान लीजिए ये मेटल है, ये कॉपर है, कॉपर की हमने किसी भी के साथ मिक्सिंग कर दी, किसी मेटल के साथ या किसी नॉन मेटल के साथ, अब वो मेटल का एलॉय बन गया है। और जो रजिस्टिविटी होती है मेटल्स की, एलॉय की सॉरी, वो मेटल से ज्यादा होती है, मेटल से ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलॉयज की रजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होती है, यहाँ पर हीट का काम होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर्स, ठीक है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। क्योंकि एलॉय का काम क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं कर पाते, ये जलते नहीं। अब आप देखते हो जो आपकी आयरन है या हीटर्स हैं, उसमें ऐसे एक वायर लगी होती है, ये लाल हो जाती है जब जलने के बाद, ये ब्रेक थोड़ी ना होती है, ठीक है, अगर अच्छी वायर्स है, क्योंकि एलॉय से बनी होती है, वो हाई टेम्परेचर पर ये ऑक्सीडाइज नहीं होते या बर्न नहीं होते। और यही रीजन है, मैंने आपको एक बताया भी था कि जो बल्ब के अंदर मटेरियल होता है वो टंगस्टन से बनता है, टंगस्टन से बनता है, ठीक है। टंगस्टन की रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो जो वायर्स हमारी जाती हैं वहां पर कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, लो रजिस्टिविटी है, इसलिए रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम, और इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा। तो हमें ये जानना था। अगर हम बात करें तो सबसे कम जो रजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है, सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद फिर कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ऐसे चलते आते हैं, ये सभी कंडक्टर्स हैं। जितनी कम रजिस्टिविटी होगी उतना अच्छा कंडक्टर होगा, ये आपको जानना है। तो ऐसे चलता है, फिर कंडक्टर्स के बाद एलॉयस आते हैं, फिर इंसुलेटर्स आते हैं, और सबसे लास्ट में जो होती है वो डायमंड की होती है, डायमंड की 10⁻12 से 10⁻13 ओम मीटर। तो सबसे ऊपर आपको याद रखना है मेन। उसके बाद पेपर है, पेपर की भी होती है 10⁻12 ओम मीटर। मेन आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर सबसे कम जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है वो सिल्वर की होती है, और इसीलिए सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है, सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट कौन है, तो आपको सिल्वर उसका आंसर देना है। सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है। तो हमें यहाँ से पता चला कि सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपके कल क्वेश्चन जो छुटवाए थे, पेज नंबर 109 के, पेज 109, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन्स वो एलॉय के क्यों बनते हैं, उनके प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते। क्योंकि एलॉय की रजिस्टिविटी मैंने आपको बताया है मेटल से ज्यादा होती है,
रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा हीट मिलती है और वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते। ये मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, पार्ट नंबर ए। इसमें पूछा गया है आयरन और मरकरी में से अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, टेबल का यूज करके बताइए। तो अगर आप देखते हैं आयरन टेबल में ऊपर है और मर्क्यूरी नीचे है, Hg, और आयरन की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो इसलिए आयरन अच्छा बेस्ट कंडक्टर होता है। सर कहाँ कौन सा पेज नंबर है सर ये? 109, सॉरी 209, पेज नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। ये पूछा गया है कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है। तो भी मैंने आपको आंसर दे दिया है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन छूट गया था कंसेप्ट, ये पूरा हो चुका है। चलिए तो अब हम आज का अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था, रजिस्टर डिवाइस होती है, और रजिस्टर जो डिवाइस, रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है, सॉरी, और इस कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस होती है। जैसे कंडक्टर हमारे पास है, ऐसे ही रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर्स को हम कैसे कैसे कनेक्ट करें, उनके सिस्टम हमें देखना है, और उसका रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जो हम जिस तरीके से रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं वो है रजिस्टर्स इन सीरीज। हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर्स को। सबसे पहले हम कर सकते हैं इसको कनेक्ट सीरीज में। अब ये सीरीज का मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक रजिस्टर है, ये सिंबल होता है रजिस्टर का कुछ इस तरीके से। ये रजिस्टर है R1, मैंने नाम दे दिया R1। ऐसे ही एक दूसरा रजिस्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया R2। अब यहाँ पर आप समझना सीरीज का मतलब क्या है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये इस रजिस्टर के दो एंड है, ठीक है, दोनों इसके हाथ हैं रजिस्टर के, और ऐसे ये R2 की भी दोनों हैंड है। अगर इन दोनों रजिस्टर में से सिर्फ एक हैंड कनेक्टेड है, इन दोनों का एक हैंड कनेक्टेड है, तो सीरीज में इसको नहीं पता कि R1 को नहीं पता R2 का दूसरा हैंड कहाँ पर कनेक्ट है, और R2 को नहीं पता R1 का दूसरा हैंड कहाँ पर कनेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं तीसरा एक रजिस्टर लेता हूँ R3, ये R3 है, और R3 का ये हैंड R2 से कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन R3 का दूसरा हैंड नहीं पता कहाँ पे कनेक्ट है, तो इस सीरीज में, ठीक है। ये तो एक सिर्फ एक तरीका हो गया समझने का, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। सीरीज में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दें, ये हमारा एमीटर कनेक्ट होता है, और ये बैटरी है, ये बैटरी है, और ये आपका की है, ये आपकी की है। इसमें से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, तो ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है। करंट यहाँ पर देखना, एरो को ध्यान रखना, ये एरो बता रहा है करंट। ये एरो, ये एरो क्या है, करंट है। ये R1 से गया, R1 से गया, फिर R2 से गया, और वही करंट R3 से गया, और वही करंट यहाँ पर आई आया, और वही करंट यहाँ पर है। तो एक बात बताइए, जो करंट है वो सब जगह पर आई है। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी। जो करंट जा रहा है वो डिवाइड नहीं हो रहा कहीं पर भी, वो ऐसा नहीं है कि बट गया डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है सर सीरीज। ये क्या है? एमीटर, एमीटर मैंने आपको बताया था वो डिवाइस होती है जो कि करंट को मेजर करती है, और एमीटर भी सीरीज में लगती है, सीरीज में लगता है एमीटर भी। R1 के देखो आप सीरीज में एक साथ में लगा हुआ है एमीटर, ठीक है। अब एक डिवाइस मैंने आपको बताई थी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर पैरेलल में लगती है कुछ इस तरीके से। पैरेलल में आपको बताऊंगा, पैरेलल में दोनों हैंड कनेक्ट होते हैं। अगर ये रजिस्टर हम देखो, R1 का एक हैंड यहाँ पर है और R3 का एक हैंड यहाँ पर है, तो हम इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो देखो इन दोनों तीनों के दोनों हाथ से वोल्टेज कनेक्ट है। अभी आपको सीरीज का समझना है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये हुआ रजिस्टर्स इन सीरीज, आपको समझ में आया कि रजिस्टर्स यहाँ पर सीरीज में, ठीक है। ये सर्किट आप ध्यान रखना। तो सर्किट कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ यहाँ पर भी। ये R1 हुआ, ये R2 और ये R3, और ये आपका एमीटर, ये आपकी बैटरी, ये बैटरी लगी है। बैटरी का वोल्टेज आप मान लीजिए 20 है, और ये R1 R2 R3, ये करंट फ्लो और आई, ठीक है, सिंपल।
अब अगर मैं बताऊं आपसे, ये जो R1 के अक्रॉस करंट, R1 के अक्रॉस ये वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, R1 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैं उसको V1 मान लेता हूँ। तो मुझे पता है रजिस्टर R1 के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I अभी तो बताया, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो V1 कितना हो जाएगा, I R1, सिंपल ओम्स लॉ लगा दीजिए आप, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही V2 निकालना है R2 के अक्रॉस, V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो I R2, I सेम है यहाँ पर। ऐसे ही V3 की वैल्यू निकालनी है R3 के अक्रॉस, तो ये I R3, ये थर्ड इक्वेशन। हम कर क्या रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं R1 R2 R3 के अक्रॉस। यहाँ पर जैसे ही हमने देखा करंट तो सब किस जगह पर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR निकालते हैं ना, R की वैल्यू R1 है, V की वैल्यू V1 है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस बैटरी से पूरा जो करंट निकल रहा है टोटल वो कितना है, V, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, करंट निकल रहा है यहाँ से भी तो कैपिटल I ही है। अब हमने क्या मान लिया, R1 R2 R1 R2 और R3 को मिलाने के बाद जो टोटल